विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने अलंकार का जो टॉपिक था उसमें शब्द अलंकार के जो वेद पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, तीन को पढ़ा। अब अर्थ अलंकार की बारी आती है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में आपके जो अलंकार दिए हुए हैं उनको हम व्याख्या उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो पहला जो अलंकार होगा अर्थ अलंकार के अंतर्गत वो होगा उपमा, यानी आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उपमा अलंकार होगा। उपमा में हम पढ़ेंगे। उपमा नाम से ही आ रहा है, उपमा किसी की उपमा देना, यानी किसी दूसरे पदार्थ को उस पदार्थ से समान बताना, उसको उसमें मिला देना, यानी समायोजित करना, उसकी समानता बताना। तो परिभाषा हम जो है इसकी लक्षण वो लिखेंगे। उपमा के लक्षण हम लिखेंगे। जहां दो भिन्न पदार्थों की, नोटबुक निकालें और पेन के सहयोग से उसमें नोट करें। जहां दो भिन्न पदार्थों की समान गुण के कारण, आ गई ना बात, समान गुण के कारण, यानी उपमा दे दी जाती है उसमें। समान गुण के कारण तुलना की जाती है। तुलना की जाती है। दिखाई दे रहा होगा साहब, फिर भी मैं बोल रहा हूं, कोई त्रुटि ना करें, समझ कर ही लिखें। वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। अभी थोड़ा इसको और विस्तार से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण भी हम इसके पढ़ेंगे, इसके चार जो अंग उनको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जहां दो भिन्न पदार्थों की समान गुण के कारण तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, उपमेय और उपमान, कि जो ऊपर हमने क्या लिखा, दो भिन्न पदार्थ, वो कौन कौन से हैं? एक का नाम दे दिया उपमेय और दूसरे का नाम दे दिया उपमान। ये दो भिन्न पदार्थ हमने लिखे थे ना, इनको क्या नाम दे दिया? एक का नाम उपमेय दे दिया, दूसरे का नाम दे दिया उपमान। उपमेय और उपमान को समान गुण, कोष्टक में धर्म लिख लो, आसान रहेगा, के आधार पर समान होना बताया जाए। समान होना बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। दो भिन्न पदार्थ हैं जिनकी समान गुण के कारण तुलना की जाती है, यानी कौन सा गुण उनमें समान है। उसी प्रकार से दूसरी जो परिभाषा है, उपमेय और उपमान को समान गुण धर्म के आधार पर समान होना बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब वैसे तो इसके चार अंग हैं, उन चारों अंगों को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। एक, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। उदाहरण लिखेंगे हम इसके, फिर समझ में आएगा सबको। चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। ये उदाहरण आप उतारें, फिर आपको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है उदाहरण? उदाहरण लिखा हुआ है, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा।
चंद्रमा सा कांति में, किसके समान? चंद्रमा के समान, कांति में चमकदार, मुख रूप का दर्शन है तुम्हारा। तो ये उदाहरण है। अब इसके माध्यम से हम इसमें समझेंगे। देखो दो पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? एक तो हो गया मुख, एक तो हो गया मुख, और दूसरा हो गया चंद्रमा। दूसरा हो गया चंद्रमा। अब हमें देखना ये है कि चंद्रमा की तुलना इससे की गई है या इसकी इससे की गई है। लिखा हुआ है समान गुण के कारण तुलना की जाती है। तो यानी उपमेय ये है या उपमान ये है, या उपमेय ये है या उपमान ये है। तो ये हमको देखना है। ये हम कब पहचानेंगे? ये इनकी पहचान हमको जब होगी, जब हम उपमा के जो चार जो अंग है उनको हम पहचानेंगे, तब उनकी पहचान होगी। तो इस उदाहरण को उतारें आप, और आगे अब हम इसको समझेंगे। इसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दोबारा लिखा दूंगा मैं इसको, इसी उदाहरण को, फिर हम चारों चीजों को लिखेंगे। फिर समझ में आ जाएगा आपको कि उपमेय तो कौन सा होता है, उपमान कौन सा होता है, और समान गुणधर्म कौन सा होता है, और वाचक शब्द कौन सा होता है। तो वो हम समझ में आ जाएगा। उपमा के अंग अब आपको समझ में आएगा। उपमा के अंग, ये भेद नहीं है बेटा, उपमा अलंकार के भेद नहीं है, तो उपमा के अंग ही हैं। उपमा के अंग कितने अंग होते हैं? 4। कितने अंग होते हैं उपमा के? 4। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला उपमेय, चारों को लिखते चलेंगे ना, उसी हिसाब से लिखते चलेंगे। उपमेय जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए। ऊपर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण लिखा था, उसके माध्यम से फिर इसको समझेंगे। इसको यहाँ लिख लेंगे दोबारा, उसी उदाहरण को। आप मत लिखना, आप मत लिख रहा, काम मैं लिख रहा हूँ, है ना। इसी से समझेंगे, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। चंद्रमा सा, आप तो बस समझना उसको, है ना। कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अर्थ मैंने इसके बता ही दिया था। अब देखिए, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, अब इसमें हम देख सकते हैं किसकी तुलना की गई है। इसमें पूरी जो पंक्ति है, इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मुख है ना, मुख, उसकी तुलना की गई किससे? चंद्रमा सा। किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान बताया गया। चंद्रमा के जो कांति में जो चमक है, जो सुंदरता है, उससे उसकी तुलना की गई है। तो दोनों बातें मैंने बता दी, समान बात भी और समानता भी। इसमें तुलना करके सामान्य बात भी हमने बता दी। तो उपमेय कौन सा होता है? जिस पदार्थ की तुलना की जाए। इसमें चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है या मुख की चंद्रमा से? तो आप देख सकते हैं चंद्रमा की तुलना नहीं की गई है, इसमें तो मुख की तुलना की गई है। किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा तो ज्यादा जो चमकदार है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है। तो किसको बताया गया? चंद्रमा के समान मुख को। तो उपमेय हमारा क्या हो जाएगा? इसी उदाहरण के माध्यम से चारों को कौन समझेंगे? मुख क्या होगा भाई? उपमेय। अब दूसरा जो इसका अंग है वो है बेटा उपमान। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, उपमेय उपमान को समान बताया जाए। उपमान क्या है? जिस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाए। दोनों बातें हैं, देखो, सामान्य पदार्थ और उपमान में आएगा विशिष्ट पदार्थ। जैसे क्योंकि मुख सामान्य पदार्थ है, लेकिन चंद्रमा सामान्य नहीं है। चंद्रमा, सूर्य क्या है? ये विशिष्ट पदार्थ है। इसलिए इसको क्या सामान्य नहीं देकर क्या कह दिया? विशिष्ट। जिस विशिष्ट पदार्थ की नहीं है से, तो इन चीजें जो है ध्यान रखा जाए इनको। अब वही बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था किस विशिष्ट पदार्थ से तुलना की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चंद्रमा से तुलना की गई है। तो चंद्रमा क्या होगा इस पंक्ति में? उपमान। कौन सा अलंकार हम पढ़ रहे हैं? उपमा। उपमा के भेद कितने होते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन उपमा के अंग हम पढ़ रहे हैं। कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द पता कौन सा होता है? जिनसे पता चलता है, इसकी पहचान है उपमा की। वाचक शब्द मुख्य रूप से पहचान चल रहा है किस चीज से इन दोनों में जो तुलना की गई है, किस चीज से की गई है, वो शब्दवाचक शब्द हो जाता है।
उपमावाचक शब्द देखिए कौन कौन से हैं। सा, सम, समानता दर्शाते हैं वो शब्द बेटा। सरिस, सदृश, कौन कौन से हो गए? सा हो गया, सम हो गया, सरिस हो गया, सदृश हो गया, तुल्य हो गया, जिमी हो गया, इव हो गया। तुल्य, जिमी और इव आदि, इस प्रकार की ये वाचक शब्द। अब इनमें देख सकते हैं हम वाक्य में कौन सा आया है? सा, तो हम क्या लिख देंगे? सा। वाचक शब्द कौन सा हो गया है? पंक्ति में सा। उपमान कौन सा हो गया? चंद्रमा। उपमेय क्या हो गया? मुख। तीन जो वाचक शब्द हो गए, सॉरी तीन जो अंग हो गए हैं उपमा के। चौथा जो अंग है वो बचा हुआ है समान गुणधर्म। क्या बचा हुआ है भाई? समान गुण। कोष्टक में धर्म लिख देंगे, वही बात है, अच्छी तरह से आपको समझ में। समान गुण धर्म कौन से होते हैं? देखो, वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में लिखेंगे। इसमें वह गुण धर्म जो उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में प्राय समान रूप से पाया जाए, यानी दोनों में प्राय समान रूप से पाया जाए। तो कौन सा क्या होता है? समान गुणधर्म होता है। अब इसमें देखेंगे हम चंद्रमा ऐसा है, कांति में, मुख है, रूप है, दर्शन है तुम्हारा। तो इसमें देखेंगे हम क्या है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मुख है जो सुंदर है किसके समान है? चंद्रमा के समान। अभी इन पंक्तियों में हम देखेंगे जो सुंदर शब्द है वो कौन सा है, किसके साथ लगा हुआ है, कौन सा उसमें जुड़ा है। तो कांति में, कांति एक चमकदार है, सुंदरता, कोमलता वो होती है। तो जो कांति में जो शब्द इसमें आया हुआ है ना, ये क्या है? ये क्या है? इसमें समान गुणधर्म है, यानी जैसा कांति में चंद्रमा है वैसा ही मुख है। तो कांति में का अर्थ क्या होता है? देखो, कांति में को हम सुंदरता भी लिख सकते हैं, कोमलता भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो समानता दर्शाती है, ये चीजें हैं जो समानता दर्शाती हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा जरूर। चारों अंग हमने पढ़े हैं, एक ही उदाहरण के माध्यम से हमने इसको समझाए। उपमा के अंग, उपमेय उपमान को समान बताया जाए, या जो दो भिन्न पदार्थ हैं उनकी तुलना करके उनको दर्शाया जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समान गुणधर्म। इन चीजों को आप पढ़ेंगे। इसी उदाहरण के माध्यम से आपने इसको समझा। आप इसको जब बिना किसी त्रुटि के उतार सकते हैं और नोट्स के रूप में उतारें इनको, अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। अगला जो है इसी का पहले में भी अब बात आती है भेदों की, तो इनको उतारे यहाँ पे। उपमा के भेद, जैसे यमक के और श्लेष के पढ़े थे ना दो अभंग सबंग, उसी प्रकार से इसके भी दो होते हैं, लेकिन इसके अभंग सबंग नहीं होते बेटा। उतार ले होगा ना, थोड़ा रोक ले करो वीडियो को, तो उतार ले करो सुंदर तरीके से उसको, बिना किसी त्रुटि के स्वच्छ रूप में नोट्स के रूप में उतारें। फिर भी अगर कोई समस्या हो, पढ़ने त्रुटि हो जाए तो उसको लिख दे करो कमेंट में, और उससे समझ में आपको और अच्छी तरह आ जाएगा। उपमा के भेद अभी तो पढ़े, उपमा के अंग है भाई, आप पढ़ेंगे उपमा के भेद। उपमा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं पूर्ण उपमा, यानी पूर्ण प्लस उपमा, पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा। और दूसरा होता है लुप्त उपमा, यानी लुप्त प्लस उपमा। अब इनका सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं लिखने से पहले। पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग दिए होते हैं, जो अभी हमने पढ़े, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म, चारों जो दिए हुए हैं, वो अगर चारों होंगे तो क्या होगा? पूर्ण उपमा, यानी उसमें उपमेय भी आएगा, उपमान भी आएगा, वाचक शब्द भी आएगा और समान गुणधर्म भी आएगा। तो क्या होगा उसमें होगा पूर्ण उपमा। लेकिन चारों में से कोई एक भी अगर काव्य पंक्ति में नहीं आए, एक भी नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, तो वहां जब वो लुप्त हो जाएगा, कोई अंग लुप्त हो जाए, इसलिए लुप्त उपमा कहा गया है। अगर कोई अंग लुप्त हो जाए
तो लुप्त उपमा है, लेकिन चारों है तो पूर्ण है, इसलिए क्या कह दिया, पूर्ण उपमा। तो हम पहले पढ़ेंगे बेटा पूर्ण उपमा, बता रहे हैं इसको, और इसकी परिभाषा लिखें पूर्ण उपमा की। जहां उपमा के, वही परिभाषा जो मैं बोल रहा हूं आपको, जहां उपमा के पूर्वोक्त चारों अंगों, कितने अंग पढ़ाए थे अभी, 4, तो चारों अंगों को स्पष्ट रूप से कथन किया गया हो, यानी दर्शाया गया हो। पूर्ण उपमा क्या हो गई, जहां उपमा के पूर्वोक्त चारों अंगों का स्पष्ट रूप से कथन किया गया। 4 अंक कौन कौन से हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, फिर मैं लिख रहा हूं, उनको याद कर लें आप। उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हमने लिख लिए, और चौथा समान गुण या धर्म। तो ये चारों क्या है, ये चारों क्या है बेटा, ये चारों उपमा के अंग है। किसके अंग है, ये उपमा के अंग है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिखा था ना, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, वो किसका उदाहरण था, पूर्ण उपमा का। उसमें चारों चीज लिखी हुई थी, उपमेय भी आया था, उपमान भी आया था, और वाचक शब्द भी आया था, और क्या आया था, वाचक शब्द के साथ साथ समान गुणधर्म भी था। ऐसा ही उदाहरण फिर मैं लिख रहा हूं आपको, पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण है। पीपर पात सरिस मंडोला, अब वही चीज हम इनको निकालेंगे। पहली बात हम पहचान कर लेंगे, सा सम समान सरिस आया हुआ है, तो इसलिए उपमा अलंकार हो गए, वाचक शब्द दिया हुआ है। फिर भी अगर पहचान में कोई त्रुटि हो जाती है तो हम उन चीजों को निकाल लेंगे कि किस प्रकार से किसका आरोप किया गया है, किसकी तुलना की गई, किसको समान बताया गया, सबके लक्षण अलग अलग है, तो आप पहचान उसको लोगे। तो पहले हम निकालेंगे उपमेय। उपमेय कौन सा होगा भाई, बता सकता है कोई, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए है भाई, देखना कोई लिखा हुआ था ना, वो आपको वही लिखाया है, वही आप उसको याद, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना, सामान्य पदार्थ किसकी तुलना की गई है, मन की। क्या डोला, मन डोला, किसके समान, पीपर पात के समान। तो मन डोला है, मन के जैसे मन के अनुसार ये नहीं डोला पीपर पात, इसके अनुसार ये डोला है, तो जो डोला है वो क्या होगा, उपमेय। दूसरा क्या होगा बेटा, उपमान। उपमान का फिर क्या होगा, किसके समान बोला, पीपर पात, जैसे चंद्रमा था उसमें वही बात। फिर तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा क्या है, वाचक शब्द क्या था, सा समान सरिस सदृश जिमी तुल्य एव, तो इसमें क्या दिया हुआ भाई, वाचक शब्द सरिस दिया हुआ है। सरिस का समान होता है बेटा, है ना, वो सारे जो शब्द लिखे थे उन सब में तुलना समानता ही दर्शाई गई है। और दिखाई दे रहा ना, समान गुणधर्म क्या होगा, एक ही चीज बची हुई है, इन चीजों को ले, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, क्या होगा, डोला। यानी जैसा ये डोल रहा था पीपर का पात, वैसा ही कौन डोला, मन डोला। हो गया ना समानता, समान गुणधर्म वही हो गया, जैसे पीपर का पात डोल रहा था, हिल रहा था, चंचलता दिखा रहा था, उसी प्रकार मन में चंचलता दिखा रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, तो समान गुणधर्म हो गया दोनों में। सरिस के माध्यम से दोनों वाचक शब्दों में समानता दर्शाई गई है। उपमान पीपर पात के समान यानी विशिष्ट पदार्थ हो गया, और मन क्या हो गया, उपमेय यानी कि सामान्य पदार्थ। तो पीपर पात सरिस मंडोला, और भी बहुत सारे उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं सिलेबस में, उनको आप लिखेंगे, और लिखने के बाद में फिर उनको आप समझेंगे। समझने के बाद में अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो उसको एक बार आप मुझे भेज दें कमेंट के द्वारा, मैं उसको जो हल करके समाधान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनको आप बिना त्रुटि के उतारें। एक एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। फिर भी अगर कोई आपको समझ में नहीं आता तो आप उन उदाहरण जो आपको दिए हुए हैं उनको समझें, निकालें उनको उसी प्रकार से लक्षण के आधार पर कि ये लक्षण जो सर जी ने लिखा है यही है क्या, फिर भी समझ में नहीं आता तो उनको भेज दें। लुप्त उपमा,
बस वही चीज है, उसमें तो पूर्व चारों अंग होते हैं, इसमें कोई अंग लुप्त होता है, वही परिभाषा है इसकी। जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो, बस हो गया वह लुप्त उपमा। ज्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे हम, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग, अब कुछ में भैया एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, ठीक है ना, कुछ अंग लुप्त हो, एक का ही नहीं लिखा है मैंने, दो भी हो सकता, कुछ अंग लुप्त हो, वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। लुप्त प्लस उपमा, लुप्त प्लस उपमा, वहां पूर्ण प्लस उपमा, इसमें लुप्त प्लस उपमा। तो क्या लिखा हमने, लिखा जहां उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो वहां लुप्त उपमा अलंकार होता है। अब चाहे वो उपमेय हो, चाहे वो उपमान हो, चाहे वो वाचक शब्द हो, चाहे वो समान गुणधर्म हो। तो हम पढ़ेंगे इसमें वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है, वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है, वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है। तो से आया तो समानता तो दर्शाई गई, निश्चित रूप से उपमा अलंकार होगा। लेकिन अब देखना यह है पूर्ण उपमा का है या लुप्त उपमा का है। उपमेय निकालेंगे, उपमान निकालेंगे, वाचक शब्द निकालेंगे और समान गुणधर्म निकालेंगे। अगर चारों निकल आए तो पूर्ण हो जाएगा, चारों में से कोई सा भी अगर ड्रॉप हुआ, नहीं निकाल पाए तो क्या होगा, लुप्त उपमा होगा। तो देखेंगे हम अब सबसे पहले तो हम ये देंगे कि उपमेय, उपमेय से हम पढ़ते हैं उपमेय यानी कौन से पदार्थ की जो तुलना की गई है। नेत्र की गई है, सीधी सी बात है, किसकी की गई है, नेत्र की, यानी नेत्र वाला। किसके समान, नवनलिनी, विशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, नव नलिनी, ठीक है भाई। नेत्र वाला क्या होगा, उपमेय हो गया, यानी इसकी जो उपमा इसके अनुसार दी हुई है कि वह नवनलिनी से नेत्र वाला, यानी इसके समान नेत्र वाला कहाँ है, वही तो दिया हुआ। तो ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। अब बात आती है वाचक शब्द की, बात आती है वाचक शब्द क्या है बेटा, इसमें से क्या दिया हुआ है, वाचक शब्द इसमें दिया हुआ है से। किसके समान है वो, नवनलिनी के समान। अब देखो समान गुणधर्म, वह समान गुणधर्म नहीं है, ये चीजें हो गई, नवनलिनी से नेत्र वाला, ये यहाँ तक हो गया। कहाँ, समान गुणधर्म नहीं है, समान गुणधर्म नहीं है, तो क्या नहीं है इसके अंतर्गत, समान गुणधर्म नहीं। उपमेय नेत्र वाला हो गया, उपमान नवनलिनी हो गया, वाचक शब्द से हो गया, समान गुणधर्म नहीं है। अब चारों में के एक अंग ड्रॉप है, तो कौन सा होगा, लुप्त उपमा होगा, लुप्त उपमा होगा। ये पासबुक में जो दिया हुआ नहीं है पूर्ण रूप से इस प्रकार से, इसको मैंने अपने तरफ से समझाया था, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि पासबुक में तो दिया हुआ ही नहीं है, पासबुक में पूर्ण रूप नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसको समझा था कि इस प्रकार से एक चीज ड्रॉप होगी। अब इसमें तो समान गुणधर्म ड्रॉप है, हो सकता है किसी में वाचक शब्द नहीं हो सकता है किसी में उपमान नहीं हो, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और ज्यादातर जो लुप्त होते हैं बेटा वह वाचक शब्द और समान गुणधर्म में होते हैं, क्योंकि उपमेय और उपमान तो लगभग होता ही है, क्योंकि वो दोनों नहीं हो गए तो हम तुलना किससे करेंगे, उपमेय नहीं होगा तो किसकी तुलना करेंगे, उपमान नहीं होगा तो किससे तुलना करेंगे। लेकिन फिर भी उदाहरण सभी तरह के आते हैं, साहित्य में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते अभी, तो इसलिए जो छोटे उदाहरण है, सूक्ष्म तो उदाहरण उन्हीं के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो आता है, आपको जरूर समझ में आया होगा उपमा का जो
प्रारूप हमने समझाया था परिभाषा के द्वारा, उसके अंगों के द्वारा, उदाहरण के माध्यम से 4 अंगों को आपको समझा दिया, फिर उसको दोनों भेद समझा दिए, लुप्तोपमा पूर्णोपमा। अंगों के द्वारा इनको बता दिया है दोनों को कि कौन सा अंग ड्रॉप हुआ है और उनमें 4 अंग कौन कौन से आए हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। अब जो अगला जो हमारा अलंकार होगा बेटा, अर्थ अलंकार में हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा शब्द अलंकार के 3 हमने पिछले चैप्टर तक पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम उपमा को पढ़ रहे हैं और उपमा हमारा हो गया। इनमें और 5-7 उदाहरण जो आप उदाहरणों को अपने फिर उसमें देखना, उपमेय उपमान को छांट कर और उनकी परिभाषाओं को रटना, उनको अंगों को निकाले तो आपको ज्यादा बेटर होगा, तो समझ में आपको आएगा। अगला है रूपक। आज हम रूपक अलंकार भी पढ़ेंगे, लेकिन रूपक का जो लक्षण पढ़ेंगे, रूपक का जो उदाहरण पढ़ेंगे, उसके जो भेद है सारंग, निरंग, पारंपरिक, उनको तीनों भेदों को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको फिर कंसल्ट नहीं कर पाओगे, आप उनको एक चीज करके हम उसको समझाएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य भी आज ऐसा ही है, तो इसलिए हम थोड़ा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार में रूपक, यानी उसको उसका रूप दे दिया। उपमा, उसको उसकी उपमा दे दी गई, यही कहें बेटा। रूप प्लस अक, उसको क्या दे दिया, उसका रूप दे दिया, इसलिए क्या बना दिया, रूपक। है भाई, तो बस यही लिखेंगे हम। लिखेंगे रूपक में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, परिभाषा लिख रहे हैं आप, जहां उपमेय पर, वही बात आती है इसमें भी उपमेय उपमान वाली, उपमान का, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, आरोप, वहां तुलना की गई थी, समानता दर्शाई गई थी, यहाँ क्या दर्शाया गया बेटा, आरोप, आरोप किया जाए अथवा, थोड़ा और लिखेंगे, अथवा जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, एक ही मान लिया जाए। उसमें क्या क्या था, उसमें क्या था बेटा, तुलना की गई या फिर उनको समान मान गए, लेकिन इसमें तो उपमेय उपमान को एक ही मान लिया गया है, आरोप कर दिया गया है, किसी प्रकार कोई भेद ही नहीं किया गया, भेद रहित आरोप कर दिया गया है, वहां रूपक अलंकार होता है। कहाँ होता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अथवा जहां उपमेय और उपमान को क्या कर लिया जाए, एक ही मान लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार वहां होता है। इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे, माया दीपक नर पतंग बिरमी बिरमी की पड़ंत। बहुत अच्छा उदाहरण कबीरदास जी का, ये लास्ट उदाहरण बस इसी को मानते हैं, उसको समझेंगे, वेदों को कल पढ़ेंगे। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी का उदाहरण है, आपके साथ ही सिलेबस में, पाठ्य पुस्तक में है भी पाठ में, बिरमी बिरमी इवे पड़ंत। तो नीचे वाली पंक्ति जो हमने नहीं लिखी है, ऊपर की पंक्ति है ये, माया दीपक नर पतंग बिरमी बिरमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एकाद उभरंत। ये पंक्ति इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन मैं उसको पूरी पंक्ति को बता रहा हूँ, माया दीपक नर पतंग बिरमी बिरमी इवे पड़ंत। तो इसका उदाहरण यह है। अब इसको देखो हम कैसे समझेंगे, किस प्रकार से उपमेय उपमान को आरोप कर दिया जाता है, किस प्रकार से उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, वो हम इसमें समझेंगे। देखो माया और दीपक, वही बात आती है इसमें बेटा, हमको उपमेय और उपमान निकालना होगा, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, उपमेय और उपमान। अब इसमें माया और दीपक, माया और दीपक, माया को क्या मान लिया गया है, दीपक मान लिया गया है, क्या मान लिया गया है, दीपक।
और माया के साथ साथ नर को और दीपक के साथ साथ बेटा पतंग। पतंग जानते हैं आप, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो कीट जिनको हम कहते हैं। अब वर्तमान जो समय चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कीट पतंगे आते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो आ जाते हैं, जो दीपक की लो पर मंडराते रहते हैं। दीपक तो आजकल जुटते नहीं है, तो बल्ब वगैरह जुटते रहते हैं, तो उस आधार पर जो आप देखते हैं उन चीजों को, और ये वो वहीं पर उसी पर जुड़कर उसी के जो लाइट से, उसी के प्रकाश से, उसी के तेज से वहीं वो जल जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो वही उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से कबीरदास जी ने इसको समझाया है। समाज सुधारक कबीरदास जी होते हैं, पाठ भी होते हैं, आपका कौन पढ़ेंगे। माया दीपक, माया को क्या माना गया है, दीपक। माया कौन सी है, माया औरत का नाम भी होता है, तो औरत का नाम मत समझ लेना इसको कि उसको किसी की मम्मी का नाम होगा, समझ जाए कि भाई मेरी मम्मी को दीपक माना गया है। माया देखो मैं बता देता हूँ, माया का शुद्ध रूप बेटा मोह है। मोह, मोह के अंतर्गत सारी चीज आ जाती है। कौन कौन सी चीज आ जाती है, मोह के अंतर्गत आ जाती है, धन दौलत जमीन जोरू बीवी बच्चे, सारी चीजें आ जाती है। मोह माया जिसका शब्द जो काम में लिया गया है वो है। तो उसको क्या माना गया, दीपक। और नर को क्या माना गया, पतंगा। बिरमी बिरमी इवे पड़त, यानी बिरमी यानी उड़ उड़ कर, बिरम करके उसी प्रकार से उड़ उड़ कर इवे पड़त उसके ऊपर पड़ते हैं। और जिस प्रकार से दीपक के ऊपर ये पतंगा मंडराता हुआ अपना प्राण वही त्याग देता है, अपने जीव को निकृष्ट कर लेता है, निर्जीव कर लेता है, उसी प्रकार से माया के चक्कर में जो नर है यानी जो मनुष्य है, वो अपना जीवन है जो पतंगे के समान दीपक पर समर्पित कर देता है, और सारी जिंदगी से माया के, मोह माया के चक्कर में भागता हुआ दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से आगरा, बहुत से लोग तो अमेरिका लंदन वगैरह पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, उसी पतंगे वाला हाल होता है, दीपक के ऊपर मंडराता हुआ उसी लो में जल जाता है। इसी प्रकार से इसी मोह माया में व्यक्ति मनुष्य जो है जलकर राख हो जाता है। तो यहाँ माया को दीपक मानकर, नर को पतंगा मानकर आरोप किया गया है कि जिस प्रकार से दीपक पर पतंगा मंडराता हुआ एक दिन वही प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार जो नर है, मनुष्य है, वो भी जो माया के ऊपर मंडराता हुआ यानी उसके चक्कर में फंसकर, उसके फेर में फंसकर, मोह माया में फंसकर अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार से यहाँ भेदरहित आरोप किया गया है, उदाहरण दिया गया है, माया दीपक नर पतंग बिरमी बिरमी वे पढ़ंत, उसके ऊपर बिरमर यानी घूमते हुए पढ़ते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो यहाँ उपमेय उपमान का आरोप किया गया।